हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th के बायो का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर एक्चुअली अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का जो कनेक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से है, जहां हम कुछ फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फर्टिलाइजेशन, एंथर, पॉलन ग्रेन, इस सब के बारे में भी पढ़ते हैं। ये चैप्टर एक्चुअली नया एनसीईआरटी जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें से रिमूव कर दिया गया है, बट ओल्ड एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे बायो के टेक्स्ट बुक को, तो ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है। ये चैप्टर हमें पढ़ना है और इस चैप्टर की मदद से जो टॉपिक हमारा लिंक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो हम आसपास देखते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन तो एक्चुअली करते हैं क्योंकि स्पीसीज के पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना है, तो पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन दो तरीके से कर सकता है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के ड्यूरेशन 2 पेरेंट की जरूरत होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 1 पेरेंट की जरूरत होती है और उसी से नया पेरेंट आता है। वो सब जो होते हैं वो एपोमेक्सिस में ही पढ़ाया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस में ही पढ़ाया जाता है, और ये अलग से ही पढ़ाया जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है कि लाइफ स्पेन क्या होता है। एनसीईआरटी में भी अगर आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक को तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिप्रोडक्शन तो ऑर्गेनिज्म करता है, बट उसका लाइफ स्पेन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन अवधि होता है, उसको कैसे हम डिफाइन करें। तो ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होता है वो ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेता है और उसका जो नेचुरल डेथ होता है उसी के बीच के समय को लाइफ स्पेन कहा जाता है। जब ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच के समय को उसका लाइफ स्पेन कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि एलिफेंट का लाइफ स्पेन 60 से 70 साल होता है। इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का यह मतलब है कि एलिफेंट जब बर्थ लिया है और जब वो उसका नेचुरल डेथ हुआ होगा तब के बीच का समय है कि 60 से 70 साल वो सर्वाइव कर पाया, 60 से 70 साल वो जिया। इसी को कहते हैं उसका लाइफ स्पेन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होता है वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ये बिल्कुल नहीं है कि ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा उतना उसका लाइफ स्पेन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। या ऑर्गेनिज्म छोटा होगा तो उसका लाइफ स्पेन छोटा होगा, ये भी नहीं है। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो होता है वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा कोई नहीं है कि बड़ा ऑर्गेनिज्म ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा और छोटा ऑर्गेनिज्म कम दिन तक जिंदा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक एलिफेंट का लाइफ स्पेन 60 से 70 साल है, जबकि एक पैरेट का लाइफ स्पेन 140 साल है। इससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इतना बात हम समझे कि लाइफ स्पेन क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब बर्थ होता है और जब उसका नेचुरल डेथ होता है तब से लेकर बीच के समय को, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच के समय को उसका लाइफ स्पेन कहते हैं। दूसरी बात, लाइफ स्पेन जो होता है एक ऑर्गेनिज्म का वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा ऑर्गेनिज्म ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा और छोटा ऑर्गेनिज्म कम देर तक जिंदा रहेगा, कम दिन तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहां से हम 2 पॉइंट किए कि एक तो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो है वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि उसके साइज पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, उसके एक्टिविटी पर डिपेंड करता होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर, कि कितना ज्यादा उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी काम कर रहा है उतना दिन तक वो जिंदा रह सकता है। न्यूट्रिशन पर डिपेंड कर सकता है, रेस्पिरेशन के एबिलिटी पर डिपेंड कर सकता है, इसी पर डिपेंड कर सकता है, बट उसके साइज पर डिपेंड करे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन का कुछ डेटा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म कितना दिन तक जिंदा रह सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म का हम लिस्टेड ऐसा डेटा लाए हैं जो इसमें मेंशन किया होगा कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन होता है, अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन, वो कितना दिन तक जिंदा रह सकता है, वो ये है। जैसे अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन होता है 1 से 2 वीक होता है, मतलब 1 से 2 सप्ताह वो जिंदा रहता है। फ्रूट फ्लाई 1 मंथ तक जिंदा रह सकता है। राइस प्लांट 4 मंथ तक जिंदा रह सकता है। व्हीट प्लांट 5 मंथ तक जिंदा रहता है। क्रॉ जो है उसका लाइफ स्पेन 15 ईयर होता है।
काउ का लाइफ स्पेन 25 ईयर्स होता है, बनाना ट्री का लाइफ स्पेन 25 ईयर्स होता है, डॉग का लाइफ स्पेन 20 ईयर्स होता है, हॉर्स का लाइफ स्पेन 35 ईयर्स होता है, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स एंड एक्सेट्रा। इसमें हमको जो मेन है वो ये है कि बनियान ट्री का कितना होता है, बनाना ट्री का कितना होता है और बनियान ट्री का कितना होता है, 200 से 300 साल, और रोज का कितना होता है, ये सब पूछता है। ओके, सिक्विया का क्या होता है, रेडवुड ट्री है जिसका लाइफ स्पेन 3000 से 4000 साल होता है। ये सब रिमेम्बरिंग पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभार कि बनियान ट्री का लाइफ स्पेन कितना होता है, रोज का लाइफ स्पेन कितना होता है, काउ का लाइफ स्पेन कितना होता है, फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पेन कितना, इसे पूछ देता है। इसीलिए जो डेटा जो रिकॉर्डेड है और जो डेटा लिस्टेड है वही हम दिए हैं जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ठीक, नाउ इसके बाद जो चैप्टर में का जो मेन टॉपिक है, जो हम इससे पहले बताया है कि चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं एक्चुअली कि ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइप या मेथड परफॉर्म करता है। तो ये चैप्टर का की पॉइंट यहां से चालू होता है, जो की टॉपिक है, जो एक्चुअली में टॉपिक है इस चैप्टर का, वो यहां से शुरू होता है। सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन, ऐसे हम रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नया ऑफस्प्रिंग, जिसको प्रोजेनी बोला जाता है, वो प्रोड्यूस होता है अपने पेरेंट से, जो अपने पेरेंट के सिमिलर दिखता है। इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब कि रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑफस्प्रिंग नया प्रोड्यूस होता है जो अपने पेरेंट के सिमिलर भी दिखता है और डिसिमिलर भी दिखता है। अगर ज्यादा डिसिमिलर दिखने लगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑफस्प्रिंग होगा, और अगर सिमिलर दिख रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहा है अपने पेरेंट के, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होगा। एक्चुअली देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन सबसे पहले क्या करता है। तो रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन के कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है। जैसे अगर हम अपने स्पीसीज की बात करें तो ह्यूमन का स्पीसीज का नाम सेपियंस होता है। तो सेपियन स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए, उसके पॉपुलेशन को एक स्टेबिलिटी देने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करे तो ऐसा हो सकता है कि कई टाइम के बाद वो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट कर जाए, यहाँ से विलुप्त हो जाए, क्योंकि उसका नंबर तो बढ़ नहीं रहा है। तो बढ़ नहीं रहा है तो उसका पॉपुलेशन वही का वही है, उसका स्पीसीज का कंटिन्यूटी वही का वही रह जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं। तो इसीलिए स्पीसीज के कंटिन्यूटी को और उसके पॉपुलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। तो रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंस यहां से आता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ऐसा पूछ देता है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल इसीलिए जरूरी है ताकि रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूटी रहता है वो मेंटेन रहता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल बिकॉज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद स्पीसीज के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक, अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप है जिसमें नया ऑफस्प्रिंग जो आएगा वो सिंगल पेरेंट के थ्रू आएगा। एक ही पेरेंट नया ऑफस्प्रिंग या नया प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, जिसको क्लोन बोलते हैं। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों आइडेंटिकल होता है, आगे बताएंगे। फिलहाल जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, मतलब जीन के लेवल पे अगर हम देखेंगे उस ऑफस्प्रिंग को जो नया ऑर्गेनिज्म आया होगा उसका जीन, उसके पेरेंट जो सिंगल पेरेंट उसका जीन बिल्कुल सेम होता है, आइडेंटिकल होता है जीन के लेवल पर। हालांकि एक्सटर्नली देखेंगे फिर सेम देखेगा। एक अमीबा जो होता है जो नया अमीबा प्रोड्यूस करता है वो तो सेम ही दिखता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता, जीन के लेवल भी सेम दिखता है और जो एक्सटर्नली हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं उसमें भी सेम दिखता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको एक नया नाम दे दिया जाता है क्लोन, उसको क्लोन बोलते हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें नया ऑफस्प्रिंग जो आएगा, प्रोजेनी जो आएगा या ऑर्गेनिज्म आएगा वो दो पेरेंट की मदद से आएगा। दो पेरेंट का होना जरूरी भी होता है और नहीं भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट जरूरी होता है, दो डिफरेंट गैमेट जरूरी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो जो डिफरेंट पेरेंट है वो जरूरी होगा, क्योंकि हम बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल भी पढ़ेंगे, जिसे हम ये बताएंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दो डिफरेंट गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिससे नया ऑर्गेनिज्म आता है। तो क्या इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि दो डिफरेंट पेरेंट हो, ये भी हो सकता है कि एक पेरेंट में दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो और वो फ्यूजन करके नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जनरली यही बोल देते हैं कि दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और इसमें दो डिफरेंट गैमेट का फ्यूजन होता है, जिस फ्यूजन की मदद से एज ए रिजल्ट नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। इसमें जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा वो अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, यहाँ से क्वेश्चन भी होता है कि जो नया ऑफस्प्रिंग या नया प्रोजेनी आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, वो अपने पेरेंट के सिमिलर क्यों नहीं दिखता है? क्यों दिखेगा? दो डिफरेंट गैमेट आ रहा है, दो डिफरेंट गैमेट में दो डिफरेंट क्रोमोसोम है, जीन है,
दो डिफरेंट जीन के पास डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट कैरेक्टर जब मिलेंगे तो एक नया वेरिएंट आएगा। तो डिफरेंट कैरेक्टर मिले तो सिमिलर क्यों दिखेंगे? सिमिलर नहीं दिखते इसी कारण, क्योंकि दो डिफरेंट वेरिएंट ऑफ डीएनए आपस में कंबाइन करता है, जीन कंबाइन करता है और नया ऑर्गेनिज्म लाता है, इसीलिए अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं दिखते हैं। बट इसमें सिमिलर दिखते हैं, पूरा सिमिलर आइडेंटिकल दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक पेरेंट से पूरा जीन में या पूरा कैरेक्टर उसमें चला जाता है, तो वही कॉपी चला जाता है कैरेक्टर का, वही जीन चला जाता है, तो सिमिलर दिखेगा ही। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें मेल गैमेट से अलग आता है कैरेक्टर और फीमेल गैमेट से अलग आता है कैरेक्टर, इसलिए ये अलग दिखता है अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में उतना डिस्कस नहीं करना है। इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें रियलिटी या आप कह दीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें भास्ट में पढ़ना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम ये जानते हैं कि एक पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म या नया प्रोजेनी या नया ऑफस्प्रिंग आएगा, बट वो किस मेथड के थ्रू आएगा? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं। फिजन का यूज करते हैं, फ्रेगमेंटेशन का यूज करते हैं, बर्डिंग का यूज करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूज करते हैं, गैमियोस फॉर्मेशन का यूज करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। फिलहाल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं और इसको वास्ट में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अधिकतर देखा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली देखा जाता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना नया प्रोजेनी या नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। हालांकि कुछ प्लांट्स भी करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग के थ्रू। ठीक, सेल डिवीजन जो होता है वो एक मोड होता है अपने आप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। कहा जाता है ये कि जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और उसका सेल डिवीजन दोनों सिनोनिमस होता है। सिनोनिमस कहने का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में सेम ही है। कैसे? देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है? एक ऑर्गेनिज्म जो एक सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो सेल बन गया और दो सेल आगे मैच्योर होकर नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अभी एक्चुअली हो क्या रहा है? एक सेल से दो सेल बन रहा है, तो ये डिवीजन भी हो रहा है सेल का। बाद में सेल डिवीजन होके वो जो दो सेल है वो मैच्योर होके नया ऑर्गेनिज्म भी बना है, तो एक्चुअली इसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रकार से सेल डिवीजन भी साथ साथ में कर लेता है, मतलब सेल डिवीजन करता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसलिए कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और सेल डिवीजन दोनों एक ही चीज है। अब बात आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है और सेल डिवीजन किस में होता है? प्रोटिस्टा में होता है और मुंडा में होता है। प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहने का मतलब आप 11th में सेल चैप्टर पढ़े होंगे। सेल चैप्टर में बताया जाता है कि यूनिसेलुलर क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, इस सब के बारे में बताया जाता है। फिलहाल हम कुछ रिकैप कर देते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसके पास एक सेल है। यूकैरियोट्स कहा जाता है ऐसे सेल या ऐसे ऑर्गेनिज्म का सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो जिसमें गोल्गी apparatus आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ये सब आता है। तो ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो ये सब अगर प्रेजेंट है किसी सेल में तो ऐसे सेल वाले ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक सेल से बने होंगे और यूकैरियोट्स होंगे, जबकि मोनेरा में क्या आता है? एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म तो आता है बट इसमें प्रोकैरियोट्स आता है। प्रोकैरियोट्स मतलब जिसके पास सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट होगा। ऐसे एनिमल को कहते हैं प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्लोन हम पीछे बताए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्म होता है। जो नया ऑर्गेनिज्म आता है उसको एक नया नाम दिया जाता है जिसको क्लोन बोलते हैं। अभी क्लोन होता क्या है? तो क्लोन ऐसा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली मतलब जीन के लेवल पे और मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली अपीयरेंस, जो बाहर से दिखता है। तो जेनेटिकली भी सेम होगा अपने पेरेंट के और मॉर्फोलॉजिकली तो होता ही है। जेनेटिकली जीन के लेवल पे बता दिए कि जीन के लेवल पे आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के, और एक्सटर्नली मतलब अपने पेरेंट के फिजिकली अपीयरेंस के भी सिमिलर होता है। ओके, नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है। पहला फ्यूजन है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन है, तीसरा बडिंग है, चौथा गैम्यूल्स है, पांचवा स्पोर फॉर्मेशन है और छठा वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि फ्यूजन में क्या होता है। फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक मेथड है जिसमें क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो दो या दो से अधिक डॉटर सेल में बट जाता है और ईच डॉटर सेल जो है वो नया एडल्ट में डेवलप हो जाता है। क्या होता है फ्यूजन? फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो या दो से अधिक पार्ट में बट जाते हैं और वो प्रत्येक पार्ट जो है नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसी को फ्यूजन बोला जाता है। फ्यूजन होगा किसमें? फ्यूजन सिंगल सेल यूकैरियोट्स में होता है। सिंगल सेल मतलब जो एक सेल से बना होगा उसमें फ्यूजन होगा और लोअर ऑर्गेनाइजेशन वाला एनिमल में भी फ्यूजन होगा। ठीक,
फिजन दो टाइप का होता है, एक होता है बाइंडिंग फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइंडिंग फिजन क्या होता है? बाइंडिंग फिजन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का ऐसा मेथड है, तरीका है जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में बट जाता है और वो दोनों पार्ट नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है, उसको बाइंडिंग फिजन कहेंगे। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट में बढ़ जाता है, उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में बढ़ रहा है और वो दोनों फ्रेगमेंट आके जाकर नया ऑर्गेनिज्म बना है तो उसको बाइंडिंग फिजन कहते हैं। बाय मतलब दो और फिजन मतलब टूटना। तो अगर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा तो उसको बाइंडिंग फिजन कहेंगे, अगर दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा तो उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब बाइंडिंग फिजन भी तीन टाइप का होता है, एक होता है सिंपल बाइंडिंग फिजन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फिजन और एक होता है ट्रांसवर्स बाइंडिंग फिजन। सिंपल बाइंडिंग फिजन जो होता है वो ऐसा बाइंडिंग फिजन है जिसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसी भी प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर जाएंगे, किसी भी प्लेन, जैसे अमीबा है तो इसको ऐसा नहीं है कि वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा या हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये ऐसे बाइंडिंग फिजन का मेथड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो नया सेल में डिवाइड कर जाते हैं किसी भी प्लेन में। किसी भी प्लेन में अगर डिवाइड कर रहा हो तो वो सिंपल बाइंडिंग फिजन होगा। सिंपल बाइंडिंग फिजन किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है। इसका एग्जांपल अमीबा है। अमीबा सिंपल बाइंडिंग फिजन के कारण नया अमीबा बनाता है। जैसे एक मदर अमीबा है, उसमें क्या होता है, पहले सीटोपोडिया जो होता है वो अंदर की तरफ खींचता है, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है उसका इलोंगेशन होने लगता है। इलोंगेशन मतलब न्यूक्लियस भी डिवाइड करने लगता है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक, तो न्यूक्लियस का इलोंगेशन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, अब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस देखिए दो पार्ट में बढ़ गया, अब ये दो नया अमीबा बटने के लिए तैयार हो गया है। न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, फिर दो नया अमीबा प्रोड्यूस होगा जिसको डॉक्टर अमीबा कहते हैं। तो ऐसे अमीबा में बाइंडिंग फिजन होता है। बाइंडिंग फिजन में भी क्या होता है, सिंपल बाइंडिंग फिजन होता है। सिंपल बाइंडिंग फिजन कहने का मतलब कि एक अमीबा से दो अमीबा तो बनेगा लेकिन वो किसी भी प्लेन में डिवाइड होकर बन सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये वर्टिकली बनेगा या हॉरिजॉन्टली बनेगा, ऐसा कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है कि वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली बनेगा, किसी प्लेन में डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी प्लेन में। ठीक, नाउ सिंपल बाइंडिंग फिजन के बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स बाइंडिंग फिजन। ट्रांसवर्स बाइंडिंग फिजन ऐसा बाइंडिंग फिजन है, मतलब ऐसा आप कह दीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में तो डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टली कट करके हॉरिजॉन्टली डिवाइड होते हैं। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाले स्ट्रक्चर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सिलिया कहते हैं। अंदर में इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, उसके अंदर में ओरल ग्रूव होता है। ठीक, दो न्यूक्लियस होते हैं इसके पास, मैक्रो न्यूक्लियस मतलब बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। सबसे पहले बड़ा न्यूक्लियस इलोंगेट करता है डिवाइड होने के लिए और उसके साथ साथ छोटा न्यूक्लियस भी डिवाइड होने के लिए इलोंगेट करता है। दोनों दो तरीका से करता है। एक जो बड़ा न्यूक्लियस होता है मैक्रो न्यूक्लियस वो एमाइटोटिकली करता है। एमाइटोटिकली कहने का मतलब ये होता है कि इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। ठीक, माइटोटिकली कहने का मतलब होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। और उसके साथ साथ जो ओरल ग्रूव है ये वाला, ये इसमें डिसअपियर हो जाता है जब सेल डिवीजन का वक्त आता है, रिप्रोडक्शन का वक्त आता है, तब ये इसमें रिमूव हो जाता है। देख रहे हैं, ये ओरल ग्रूव डिसअपियरिंग, ओरल ग्रूव जो है डिसअपियर होता है, भाग जाता है। उसके बाद जब इसका डिवीजन होने तक में आता है, उसका पीरियड आता है, तब ओरल ग्रूव फिर से आ जाता है। तीसरा स्टेज, तीसरा स्टेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओरल ग्रूव, नया ओरल ग्रूव फिर से आ जाएगा। फिर क्या होगा, नया ओरल ग्रूव आने पर ये ट्रांसवर्स डिवीजन करने के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें भी एक दो न्यूक्लियस आ गया, इसमें भी दो न्यूक्लियस आ गया, नया वैक्यूल आ गया, दो में नया वैक्यूल आ गया, ओरल ग्रुप भी आ गया, ओरल ग्रुप भी आ गया, दोनों में। अब दोनों क्या करेगा, बीच से कट जाएगा, बीच से डिवाइड हो जाएगा हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको हम ट्रांसवर्स बाइंडिंग फिजन कहते हैं। दो पैरामीशियम अलग से डेवलप हो जाएगा। देखिए दोनों में पेरेंट से कंपेयर कीजिए कि पेरेंट वाला चीज सब है कि नहीं। वैक्यूल भी प्रेजेंट है, बड़ा न्यूक्लियस है, छोटा न्यूक्लियस है, एक ओरल ग्रुप है जिसके थ्रू वो अपना फूड एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा में भी आप देखिए दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस है और एक ओरल ग्रुप है। तो नया ऑर्गेनिज्म आने पर पेरेंट वाला जो चीज सब होता है उसको कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि रिप्रोड्यूसिंग करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नया ऑर्गेनिज्म बना है। और ये एग्जांपल किसका है, तो ट्रांसवर्स बाइंडिंग फिजन का एग्जांपल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके दो नया पैरामीशियम बनाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फिजन क्या होता है, ये एक ऐसा बाइंडिंग फिजन होता है, इसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में तो डिवाइड होता ही है, क्योंकि बाइंडिंग फिजन है तो बाइंडिंग फिजन मतलब दो पार्ट में डिवाइड होगा पेरेंट ऑर्गेनिज्म। बट ये किस प्लेन में होगा, तो ये वर्टिकली प्लेन में होता है। वर्टिकली मतलब बीच से कट होता है। जैसे इसका एग्जांपल है यूग्लिना और वोर्टिसेला भी इसी का एग्जांपल है। यूग्लिना में एक्चुअली क्या होता है, एक फ्लैजेला होता है यूग्लिना के पास, एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म उसमें होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है यूग्लिना में, न्यूक्लियस का इलोंगेशन होता है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। और जैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर होता है, एक नया फ्लैजेला इस साइड से डेवलप हो जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनाना है तो दोनों में फ्लैजेला होना चाहिए ना, तभी पेरेंट के सिमिलर दिखेगा। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस दोनों होगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म में देखिए दो पार्ट में बढ़ गया है। अब ये यहां से क्या होगा, दो पार्ट में ये बढ़ जाएगा, वर्टिकली डिवाइड हो जाएगा और दो यूग्लिना बना लेगा। इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फिजन। मतलब लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फिजन एक्चुअली हो क्या रहा है,
दो यूग्लिना बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म तो बन रहा है, लेकिन किस प्लेन बन रहा है? वर्टिकली डिवाइड होकर बन रहा है। अगर वर्टिकली डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फ्यूजन कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको ट्रांसवर्स बाइंडिंग फ्यूजन कहते हैं। और अगर किसी प्लेन में डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको सिंपल बाइंडिंग फ्यूजन कहते हैं, जिसका एग्जांपल अमीबा था। ट्रांसवर्स बाइंडिंग फ्यूजन का एग्जांपल पैरामीशियम था, और लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फ्यूजन का एग्जांपल यूग्लिना है, और एक है वर्टिशिला। ठीक, नाउ बाइंडिंग फ्यूजन यहाँ पे इंड होता है। अब चलते हैं हम दूसरा फ्यूजन टाइप का फ्यूजन, जिसको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का ऐसा टाइप है, ऐसा मेथड है, जिसमें एक पेरेंट बॉडी बहुत सारे डॉटर सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर जाते हैं, और वो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो है आगे जाकर नया ऑर्गेनिज्म मैच्योर होकर डेवलप कर जाते हैं। बाइंडिंग फ्यूजन का जस्ट अपोजिट है। देखिए बाइंडिंग फ्यूजन में क्या हो रहा था? एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होकर नया ऑर्गेनिज्म बना रहा था, दो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा था और दोनों ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा था। बट मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे नया सेल में डिवाइड कर जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जाएगा, जो आगे जाकर बहुत सारा नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो मल्टीपल मतलब बहुत सारे, फ्यूजन मतलब ब्रेकिंग डाउन। तो अगर बहुत सारे ब्रेक डाउन होकर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उसको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। एग्जांपल इसका अमीबा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अमीबा तो हम पहले ही पढ़े कि अमीबा बाइंडिंग फ्यूजन करता है और अमीबा मल्टीपल फ्यूजन करता है, दोनों करता है। मतलब अमीबा बाइंडिंग फ्यूजन कर रहा है और अमीबा मल्टीपल फ्यूजन कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि बाइंडिंग फ्यूजन अमीबा करता है या मल्टीपल फ्यूजन करता है, तो बाइंडिंग फ्यूजन अमीबा तब करेगा जब उसका फेवरेबल कंडीशन होगा, और जब उसका अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो वो मल्टीपल फ्यूजन करेगा। फर्क सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड करता है। ऐसा पूछता है कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सा फ्यूजन शो करता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन शो करता है, जो कि हम बताएंगे। बट जब फेवरेबल कंडीशन का बात है कि अमीबा फेवरेबल कंडीशन में, जब उसका कंडीशन अच्छा खासा रहेगा, तब कौन सा वो रिप्रोडक्शन शो करेगा, कौन सा फ्यूजन वो शो करेगा? तो बाइंडिंग फ्यूजन शो करेगा जब उसका कंडीशन अच्छा खासा होगा। बट जब उसका कंडीशन खराब होगा, बाहर का एनवायरनमेंट उतना अच्छा खासा नहीं होगा, तब वो मल्टीपल फ्यूजन करता है। देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है। सबसे पहले अमीबा जब उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन होता है, कंडीशन बाहर का अच्छा खासा नहीं होता है, तब उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर एक 3 लेयर का मेम्ब्रेन आ जाता है, जिसको सिस्ट बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन आने के प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोला जाता है। उसके बाद जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, मतलब जब उसका कंडीशन अच्छा खासा हो जाता है, तब क्या होता है? वो जो मेम्ब्रेन होता है, जो अमीबा के ऊपर लगा हुआ है, उस अमीबा के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है। मेम्ब्रेन रहता ही है तब भी, और तब वो मल्टीपल फ्यूजन करता है, बहुत सारा अमीबा प्रोड्यूस करता है अपने अंदर, बहुत सारा न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है ये वाला। और तब फ्यूजन के बाद ये जो सिस्ट है, वो जो उसके ऊपर लगा हुआ कवरिंग है, वो ब्रस्ट कर जाता है, और उसके अंदर अमीबा के अंदर जितना भी मल्टीपल फ्यूजन के दौरान न्यूक्लियस डिवाइड होकर जितना भी न्यूक्लियस बना हुआ था, ऑर्गेनिज्म बना हुआ था, वो बाहर निकल जाते हैं और नया अमीबा आ जाता है। इसी अमीबा के बाहर निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। आफ्टर स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर के बाहर डिस्पर्सल होने के कारण स्पोर बाहर आ जाता है, जिसको स्पोरुलेशन कहा जाता है। ठीक, देखिए कैसे होता है। थ्योरी आप समझ गए होंगे कि जब अमीबा का कंडीशन अच्छा खासा नहीं होता है, मल्टीपल फ्यूजन की बात बता रहा है, जब अमीबा का कंडीशन अच्छा खासा नहीं होता है, बेकार होता है, उसका आउटर एनवायरनमेंट, उसका आउटर एनवायरनमेंट अच्छा खासा नहीं होता है, तब अमीबा क्या करता है? अपने ऊपर एक मेम्ब्रेन, 3 लेयर का एक मेम्ब्रेन जो है डेवलप कर लेता है, जिसको सिस्ट बोलते हैं। 3 लेयर मेम्ब्रेन, दिस इज द 3 लेयर मेम्ब्रेन, जिसको इंसिस्टेशन कहा जाता है। The formation of 3 layer membrane of the cyst is called incystation। इसमें क्या होता है? अमीबा के ऊपर 3 लेयर का एक मेम्ब्रेन आ जाता है, जिसको इंसिस्टेशन बोलते हैं, और उस मेम्ब्रेन को सिस्ट बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस डिवाइड करने लगता है। डिवाइड करके क्या होता है? जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, तब ये जो सिस्ट है वो हट जाता है और ये सब बाहर आ जाता है और नया अमीबा बन जाता है। देखिए एक अमीबा से कितना बन रहा है? 4 बन रहा है, 4 से भी ज्यादा बनता है, बहुत सारा बनता है। इसी को मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आ रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। अगर 2 आ रहा होता तो बाइंडिंग फ्यूजन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा जो मेथड है, वो बर्डिंग है। बर्डिंग में क्या होता है? डिवीजन जो होता है सेल का, वो अनइवन होता है। अनइवन कहने का मतलब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है, उसके किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के कारण वहां सेल का ग्रोथ हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम बड नाम देते हैं, या एक्सटर्नल ग्रोथ या आउट ग्रोथ कह देते हैं। यही आउट ग्रोथ जो है वो आगे जाकर न्यूट्रिशन अपने पेरेंट से लेता है, और जब इसको अच्छा खासा न्यूट्रिशन, बढ़िया न्यूट्रिशन मिल जाता है, तब ये अपने पेरेंट्स से डिटेच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होके नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। देखिए इसको कैसे समझना है, समझाते हैं। सबसे पहले ये जो बर्डिंग है वो ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है और कोरास में होता है। बर्डिंग क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का ऐसा तरीका है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके किसी स्पेसिफिक एरिया में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के कारण एक आउट ग्रोथ निकल जाता है।
इसी आउटग्रोथ जो है वो अपने पेरेंट से न्यूट्रिशन लेता है और अंदर में इसके पेरेंट का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करते रहता है, डिवाइड करता है सेल डिवीजन के वक्त। एक न्यूक्लियस इसमें चला गया, एक न्यूक्लियस इसमें रह गया, तो कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है और फिर ये न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है बड की ओर और ये बड जो है एक न्यूक्लियस लेके ये अलग हो जाता है। तो एक न्यूक्लियस इसमें रह गया, एक न्यूक्लियस इसमें चला गया और नया ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये कट के ये बड डिटेच हो जाता है पेरेंट से, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। इसी को बोलते हैं एक सिस्ट से जो नया सिस्ट आ रहा है, जो सिस्ट बन रहा है ईस्ट से, वो बडिंग के थ्रू बन रहा है। बडिंग में एक्चुअली यही याद रखना है कि बडिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का ऐसा तरीका है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर माइटोटिक डिवीजन के कारण आउटग्रोथ निकल जाता है। वही आउटग्रोथ पेरेंट से न्यूट्रिशन लेके और फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो फिर ये न्यूक्लियस इसके पास चला जाता है बड के पास और फिर न्यूट्रिशन ले लेके अपना मैच्योर हो गया और ये फिर डिटेच हो गया अपने पेरेंट से, नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किसके थ्रू बन रहा है? तो बड के थ्रू बन रहा है, आउटग्रोथ के थ्रू बन रहा है, तो इसको बडिंग कहते हैं। ठीक, ये हाइड्रा में नहीं हो रहा है। देखिए हाइड्रा में कैसे होता है बडिंग। हाइड्रा में क्या होता है, वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे इसमें हुआ था, आउटग्रोथ निकलेगा, अपने पेरेंट्स से न्यूट्रिशन लेगा, मतलब पूरा मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद जब इसको लगा कि नहीं अब हम डिटेच हो सकते हैं, तो ये डिटेच हो जाएगा, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये कैसे होता है? ये पेरेंट हाइड्रा है। पेरेंट हाइड्रा में माइटोटिक डिवीजन के कारण, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के कारण क्या होता है, एक बड का ग्रोथ होता है। ये बड जो है वो डेवलप करता है, इस पर टेंटिकल्स आता है। टेंटिकल्स जो होता है एक्चुअली हाइड्रा में वो रिसीविंग करता है सिग्नल को। ठीक, तो नया नया टेंटिकल्स इस पे ग्रोथ कर जाएगा, नया बड बन गया। अब क्या हुआ, ये फुली मैच्योर हो चुका है, इसको डिटेच करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, अपने पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाएगा और नया हाइड्रा बना लेगा। देखिए एक हाइड्रा से नया हाइड्रा बन रहा है अलग अलग, किसके थ्रू? बडिंग के थ्रू, आउटग्रोथ या आप उसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ के कारण, जिससे नया हाइड्रा हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। एक पेरेंट से करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और किस मेथड के थ्रू कर रहा है? तो बडिंग की मेथड के थ्रू। इसीलिए हाइड्रा को प्रूफ भी दिया जाता है कि हाइड्रा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय द मेथड ऑफ बडिंग, बडिंग मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट, एनिमल में जो बडिंग होता है, आउटग्रोथ जो निकलता है वो बाहर से भी निकल सकता है और अंदर से भी इंटरनल बडिंग भी हो सकता है। इंटरनल माइटोटिक डिवीजन के कारण जो है वो इंटरनल भी बड डेवलप कर सकता है और बाहर भी बड डेवलप करता है। तो अगर एक्सटर्नल बडिंग हो रहा है तो उसको एक्सोजीनस कहते हैं। मतलब अगर बड बाहर से ग्रोथ कर रहा है तो उसको एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं या एक्सोजीनस कहते हैं। एक्सटर्नल बडिंग किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। इंटरनल बड मतलब अगर बड जो आउटग्रोथ है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के कारण जो आउटग्रोथ निकलता है, वो अगर इंटरनली निकल रहा है, इंटरनल बड बन रहा है, तो उसको इंडोजीनस कहते हैं। इंटरनल बड जो होता है गेम्यू होता है। एग्जांपल होता है इसका इंटरनल बडिंग का स्पोंजिला, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। पूछता है कई बार कि इंटरनल बडिंग किसमें होता है, एक्सटर्नल बडिंग किसमें होता है। नेक्स्ट पार्ट है फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन भी वही है, जैसे देखिए हम फीजर पढ़े, बडिंग पढ़े, फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म आता है। अब वो कैसे आता है वो देखते हैं। इन फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ईच फ्रेगमेंट, प्रत्येक फ्रेगमेंट जो है वो मैच्योर होकर फुली ग्रोथ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। होता क्या देखिए, इट इज फाउंड इन प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया में होता है, स्पाइरोग्राम में होता है, राइजोपस में होता है, डिकेसिया में होता है, मर्केंसिया में होता है और सिलेजिया में होता है। अब होता कैसे फ्रेगमेंटेशन हो, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए। प्लेनेरिया में कैसे होता है, हालांकि प्लेनेरिया रीजनरेशन का एक्चुअल एग्जांपल है। रियल एग्जांपल ऑफ प्लेनेरिया इज द रियल एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, बट ये फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, इसलिए इसको फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। देखिए पेरेंट प्लेनेरिया को कर लेते हैं, क्योंकि पेरेंट से ही तो नया ऑर्गेनिज्म आएगा। तो पेरेंट प्लेनेरिया क्या होता है, 2 से 3 पार्ट में फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया, 2 से 3 पार्ट में टुकड़ा हो गया। ठीक, अब ये 2-3 पार्ट टुकड़ा जो है ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा और ये एक नया प्लेनेरिया बनेगा। ठीक, मतलब हुआ कि एक्चुअली इसमें पेरेंट प्लेनेरिया जो है वो 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो गया, टुकड़ा में बट गया और वो जो टुकड़ा है वो प्रत्येक टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये है तो एक प्लेनेरिया ये बन गया, एक प्लेनेरिया ये बन गया और एक प्लेनेरिया ये बन गया, तो डॉटर प्लेनेरिया यहाँ का फॉर्मेशन हुआ। तो एक फ्रेगमेंट था ये पहले, एक पेरेंट प्लेनेरिया था, इससे 2 से अधिक प्लेनेरिया बन रहा है। कैसे? फ्रेगमेंट में डिवाइड होके, टुकड़ा में डिवाइड होके, एक पेरेंट बहुत सारे टुकड़े में डिवाइड हो गए 2 से अधिक फ्रेगमेंट में, और वो जो फ्रेगमेंट थे वो आगे जाकर नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल करने का, रिप्रोडक्शन करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 से अधिक पार्ट में बट जाते हैं और वो आगे जाकर मैच्योर होकर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट है गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल्स फॉर्मेशन की मदद से भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है। कैसे बनता है देखिए, गैम्यूल्स जो है एक्चुअली, जिसको प्लूरल फॉर्म में गैमे बोलते हैं, गैम्यूल्स जो होता है वो गैम्यूल्स एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स होता है। प्रोपैग्यूल्स कहने का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिससे नया ऑर्गेनिज्म आएगा उसको प्रोपैग्यूल्स बोला जाता है। ये गैम्यूल्स क्या होता है, अपने पेरेंट्स से डिटेच कर जाता है। जब ये फुल्ली मैच्योर जाता है तब ये अपने पेरेंट्स से डिटेच करके और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। गैम्यूल्स अक्सर यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, मतलब एक सेल का भी होता है और एक से अधिक सेल का भी होता है। एग्जांपल मर्केंसिया प्लांट में गैम्यूल्स फॉर्मेशन की मदद से नया मर्केंसिया प्लांट आता है। कहने का ये मतलब है कि मर्केंसिया प्लांट जो होता है, तो एक मर्केंसिया प्लांट तो है ही, उससे नया मर्केंसिया प्लांट होगा तो वो किसके थ्रू होगा, तो गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और वो गैम्यूल्स के थ्रू डिस्पर्स हो जाता है गैम्यूल्स और उससे नया
जो मर्केंसिया प्लांट है वो आ जाता है। देखिए कैसे आता है, ये रहा मर्केंसिया प्लांट का डायग्राम। इसमें लीफ होता है, लीफ में क्या होता है, गैमे कप होता है, गैमे कप स्ट्रक्चर का नाम है, लीफ में होता है। इस गैमे कप में बहुत सारे गैम्यूल्स होते हैं। अब बताइए गैम्यूल्स तो हमें पता है, गैम्यूल्स क्या होता है, प्रोपैग्यूल्स होता है, और प्रोपैग्यूल्स क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसके थ्रू नया ऑर्गेनिज्म आता है। तो मर्केंसिया प्लांट के लीफ में गैमे कप स्ट्रक्चर वाले में गैम्यूल्स होता है, बड होता है। ये बड जब डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तब इसी बड या इसी गैम्यूल्स के थ्रू नया मर्केंसिया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो गैम्यूल्स फॉर्मेशन के थ्रू नया मर्केंसिया प्लांट बन रहा है। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि गैम्यूल्स फॉर्मेशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें गैम्यूल्स की मदद से नया जो ऑर्गेनिज्म है वो आता है। कैसे आता है वो हम मर्केंसिया प्लांट एग्जांपल के थ्रू बताया है कि ये पेरेंट मर्केंसिया प्लांट है, मान के चलिए। इसके लीफ में गैमेकप्स होगा, गैमेकप्स में गैम्यूल्स होगा जिसको बड बोलते हैं। यही गैम्यूल्स जब बाहर निकलता है तब क्या होता है, गैम्यूल्स बाहर निकलेगा, उसको अच्छा कंडीशन मिलेगा, वाटर सॉइल न्यूट्रिएंट्स सब मिलेगा, तो ये नया मर्केंसिया प्लांट, एक नया मर्केंसिया प्लांट बना लेगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आया है। ठीक है, इसके बाद हम स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन भी वही है जो गैम्यूल्स था, कि गैम्यूल्स फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, गैम्यूल्स बढ़ रहा था और पेरेंट से अलग होके जब उसको अच्छा खासा कंडीशन मिला तो एक नया ऑर्गेनिज्म बना जो मर्केंसिया प्लांट के थ्रू हम देखे थे। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, वही होता है। स्पोर फॉर्मेशन भी देखिए क्या होता है, स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, इसमें विंड के थ्रू हवा चलती है, स्पोर रहता है ऑर्गेनिज्म में, वो स्पोर क्या होता है, डिस्पर्स कर जाता है, अलग हो जाता है, जिसको स्पोरुलेशन बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन को। और ये स्पोर्स जब डिस्पर्स होता है विंड के थ्रू और नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो कहते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बना। स्पोर दो टाइप का हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट हो सकता है, ठीक है। वैसे तो स्पोर दो टाइप का होता ही है, जैसे एक मोटाइल स्पोर होता है, एक नॉन मोटाइल स्पोर होता है। फिलहाल अभी स्पोर के बारे में देखते हैं कि स्पोर में क्या ऐसा कैरेक्टर होता है। तो स्पोर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट सबसे पहले। दूसरी बात, स्पोर के पास थिक वॉल होता है और ये बहुत छोटा होता है। स्पोर फॉर्मेशन किसमें देखते हैं हम, मोल्रा के मेंबर में देखते हैं, बैक्टीरिया वाले में, प्रोटिस्टा में देखते हैं, एल्गे में देखते हैं और फंजाई में देखते हैं। ये सब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म आता है। फंजाई में कैसे, देखिए आप लोग रोटी खाते होइएगा, रोटी खाते हम तो रात भर रोटी जो रह जाता है उसमें कहीं कहीं आप देखिएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रख दीजिएगा ऐसे बाहर में, तो उस पे व्हाइट कलर का एक पैचेज आ जाता है। वो पैचेज एक्चुअली होता क्या है, स्पोर होता है, फंजाई का स्पोर होता है, उसमें से फंजाई नया डेवलप करता है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, फंजाई कहां से आ रहा है, स्पोर के थ्रू आ रहा है नया फंजाई। तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी नया ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक है, अब स्पोर दो टाइप का हो सकता है, एक मोटाइल चलने वाला स्पोर और एक हो सकता है नॉन मोटाइल जो चलता नहीं है। मोटाइल स्पोर जो होता है वो जू स्पोर का होता है एक तरह से, जो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। और नॉन मोटाइल स्पोर जो होता है वो कॉर्डिया है जो पेनिसिलियम में पाया जाता है। ये एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। एआईपीएमटी जो है एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम होता था पहले, जैसे नीट होता है, तो एआईपीएमटी पहले होता था, पहले अलग अलग एग्जाम दिया जाता था, बीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस के लिए। अब तो फिलहाल सभी एग्जाम को एक तरफ इंक्लूड करके नीट के फॉर्म में लिया जा रहा है। पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट नाम करके एग्जाम होता था जिसमें एमबीबीएस सीट के लिए, बीडीएस सीट के लिए ऐसा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था, अब तो वो नीट के फॉर्म में लिया जाता है। फिलहाल देखिए कि ये जो आपका नॉन मोटाइल स्पोर है, जो कॉर्डिया होता है एक तरह से, कॉर्डिया ही नॉन मोटाइल स्पोर होता है एक तरह से, जो पेनिसिलियम पाया था। ये 2015 में पूछा गया था कि पेनिसिलियम में जो कॉर्डिया होता है ना, वो मोटाइल स्पोर होता है कि नॉन मोटाइल स्पोर होता है, तो ये नॉन मोटाइल स्पोर होता है। ठीक, नेक्स्ट स्पोरोजियोस्पोर्स कहते हैं इसको। ठीक है,